Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. So students, today's lecture is going to be about building services and the topic which we are going to discuss will be doors. सबसे पहले समझे कि डोर का मतलब क्या होता है। तो डोर या फिर विंडो एक तरह की होती है ओपनिंग, ठीक है। ये क्या होती है, एक तरह की ओपनिंग होती है। तो इसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं बोलूँ, अ डोर में बी डिफाइंड एज एन ओपनेबल बैरियर सिक्योर्ड इन ए वॉल ओपनिंग, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक वॉल इस तरह की दी होगी आपको, ओके। 2D डायग्राम दिखा रहा हूँ अभी। इस वॉल के अंदर जनरली वॉल तो क्या रहती है, फुल ऐसे पैक रहती है, राइट। इस तरह से ब्रिक वॉल बनी हुई है, ब्रिक मेजनरी की। इसमें क्या कर दिया आपने, छोटी सी एक ओपनिंग प्रोवाइड करा दी, यानी कि खाली जगह प्रोवाइड करा दी, ठीक है। किस लिए, ताकि यहां से हम इस रूम से दूसरे रूम में एक्सेस कर सकें, ठीक है। या तो हम एक्सेस कर सकें या चीज़ों को एक्सेस करा सके। फॉर एग्जाम्पल विंडो का हम किस लिए कराते हैं, फॉर एक्सेसिंग ऑफ लाइट एंड वेंटिलेशन, यानी कि फ्रेश एयर, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या हो जाएगा, इधर देखो, ओपनिंग प्रोवाइड की। अब इस ओपनिंग के लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा कि एक ऐसा बैरियर प्रोवाइड कराना पड़ेगा जिसे मैं ओपन कर सकूं, ठीक है। कैसा बैरियर हो जाएगा, ओपनेबल बैरियर। क्यों, जब मुझे उस रूम के अंदर, मान लीजिए किसी रूम के अंदर डोर लगा हुआ है, जब मुझे उस रूम के अंदर जाना है तब डोर ओपन रहेगा। जब मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए तब क्या करूंगा, मैं वहां पर डोर को क्लोज कर दूंगा। So basically a door is an openable barrier secured in wall opening. अब wall opening क्या रहती है हमारी, wall opening में doors और windows दोनों ही आ जाते हैं, ठीक है। wall opening में doors और window मेरे दोनों आ जाते हैं। आगे देखें, a door is an accessible barrier which is provided in wall opening to give access to inside the room of a building, जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। ओपनेबल बैरियर किस लिए, उस रूम में मुझे एक्सेस के लिए, वरना आप चारों तरफ से क्या करते, इस तरह से रूम को पैक कर देते, दीवारें दीवारें बन जाती, तो उसके अंदर कैसे जाए। तो एक्सेस के लिए एक तो एक काम तो हमारा क्या हो जाएगा इसका, एक्सेस का। दूसरा इसका क्या काम होता है, डोर का प्राइवेसी प्रोवाइड कराने का, कि जब आपको कोई प्राइवेट उधर अपना रूम में चाहिए, मान लो कोई मीटिंग वगैरह आपकी चल रही है, वरना बच्चे आपके परेशान करे, आपने काफ़ी देखे भी होंगे, तो डोर्स वगैरह हमें उधर ज़रूरत पड़ती है उनको क्लोज करने के लिए, ताकि थोड़ी सी हमें वहाँ पर प्राइवेसी मिल सके कोई भी मीटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंटरनल पोर्शन ऑफ ए बिल्डिंग आर कनेक्टेड बाय डोर्स। ऑब्वियसली हमें पता है कि मेरे पास अगर कोई प्लान पड़ा होगा, फ्लोर प्लान होगा इस तरह से, ठीक है। मान लो ये मेरा ड्राइंग रूम हो गया, ये मेरा बेडरूम हो गया, ठीक है। ये मेरा किचन हो गया यहाँ पर, उसके साथ ये मेरा लिविंग एरिया हो गया। अब मुझे इनकी आपस में एक्सेस चाहिए, तो मैं क्या प्रोवाइड कराऊंगा, यहाँ पर डोर्स प्रोवाइड कराऊंगा इनके आपस में, ठीक है, इस तरह से, ताकि मैं एक रूम से दूसरे रूम में, या फिर एक मेरी जो कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग है वहां से दूसरे पोर्शन के अंदर सीधा मूवमेंट कर पाऊँ मेरी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ डोर। अब देखिए विंडो क्या रहती है हमारी, तो विंडो इज अगेन इट इज ए ओपनिंग, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ओपनिंग, बट बेसिकली दिस ओपनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर एडमिटिंग लाइट एंड एयर। दिस ओपनिंग इज प्रोवाइडेड फॉर एडमिटिंग आर लाइट एंड एयर, ठीक है। एयर के लिए बेसिकली मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है। जब वेंटिलेशन चाहिए होता है तब आप क्या कर सकते हो, नेचुरल वेंटिलेशन का केस, वहां पर आप क्या प्रोवाइड कराते हो, अपनी विंडोज प्रोवाइड कराते हो। और आपको नेचुरल लाइट चाहिए, क्योंकि आपको एक चीज बता दूं, हमारी जो आर्टिफिशियल लाइट होती है उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट यही रहता है, अगर आप नेचुरल लाइट में पढ़ाई करने बैठोगे, आपकी कंसंट्रेशन पावर उसमें ज़्यादा रहती है नेचुरल लाइट में, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट में बैठोगे तो आपको उतनी कंसंट्रेशन वहाँ पर नहीं बन पाती। तो ये एक इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट है, इट मस्ट प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट लॉस एंड इन सम केसेस अगेंस्ट साउंड। तो हमारे पास जो विंडो किस लिए प्रोवाइड की जाती है, ताकि वहां पर जब मुझे वेंटिलेशन चाहिए तो वेंटिलेशन हो जाए, जब लाइट चाहिए लाइट पास हो जाए, और वहां पर मुझे हीट का जो लॉस हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लो एयर कंडीशन बिल्डिंग है तो हीट लॉस हो रहा है, तो उससे बचाने के लिए मेरे पास भी अपनी विंडो होनी चाहिए, जैसे हमारी डबल ग्लास विंडो रहती है, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास विंडोज हैं, उनके अलग अलग हमारे पास फंक्शन हो जाते हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू गिव ए मेजर रेजिस्टेंस टू फायर,
कि ठीक है कि थोड़ा सा फायर को रेजिस्टेंस देने के लिए हमारे पास क्या विंडो का प्रोविजन दिया जाता है। अब एक कंफ्यूजन यहाँ पर आ जाता है, विंडो का ही टाइप है वैसे ही, वॉल ओपनिंग ही है, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है। जनरल हम इसे कंफ्यूज कर देते हैं विंडो से, लेकिन इसका नाम क्या है, वेंटिलेटर। और वेंटिलेटर आपने देखा होगा अपने बाथरूम वगैरह में, बाथरूम स्टोर रूम में हमारा जो गेट होता है, ठीक है, गेट के ऊपर हल्की सी हम छोटी सी एक ओपनिंग प्रोवाइड कराते हैं नियर दी रूफ। दिस ओपनिंग इज नियर दी रूफ और टेरेस, ठीक है, यही दिया हुआ, इट इज ए स्मॉल विंडो सिक्योर्ड इन एन ओपनिंग वॉल, ठीक है, विंडो है ओपनिंग वॉल के अंदर फिक्स की गई है, प्रोवाइडेड एट ग्रेटर हाइट। कहाँ पर प्रोवाइड करानी है हमें, ग्रेटर हाइट पर, ताकि जो भी जितनी वार्म एयर है, ठीक है, यानी कि गर्म हवा, क्योंकि हम सांस वगैरह जो निकालते हैं, ह्यूमिड वाली जो एयर होती है हमारी, वो क्या रहती है, गर्म रहती है। और आपको पता है गर्म एयर, वार्म एयर होती है, वो क्या करती है, ऊपर उठती है, क्योंकि हल्की होती है वो, ठीक है, वेट में हल्की होती है, तो ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, और ऊपर उठेगी तो हमें वहां पर उसका एग्जॉस्ट देने के लिए, बाहर निकलने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, वेंट। तो जो स्मॉल वेंट हमने प्रोवाइड कराया है उसी को हम क्या नाम देते हैं, वेंटिलेटर, ठीक है। जनरली कहाँ प्रोवाइड होती है, डब्ल्यूसी में, बाथ में, स्टोर रूम में। डब्ल्यूसी बेसिकली मेरा टॉयलेट, ठीक है, डब्ल्यूसी वाटर क्लोजेट हम बोल देते हैं इसे। डब्ल्यूसी का मतलब क्या हो जाता है, वाटर क्लोजेट। इन शॉर्ट आप बोलो तो टॉयलेट के लिए, टॉयलेट के जो पॉइंट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है डब्ल्यूसी। नेक्स्ट देखिए, डोर और विंडो की मुझे लोकेशन क्या देनी चाहिए। अब ऐसे तो है नहीं, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी आपका रूम है, आपने कहीं पे भी डोर प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, चारों तरफ डोर प्रोवाइड करा दिया, तो इनकी खुद की स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि कहाँ पर आपको डोर्स और विंडो को प्रोवाइड कराना है। नंबर ऑफ डोर इन अ रूम शुड बी केप्ट मिनिमम, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक रूम है तो उसमें हम चारों तरफ से एक्सेस कर पाए तो 4 डोर प्रोवाइड करा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें नंबर ऑफ डोर मिनिमम होने चाहिए। कोज इज कंज्यूम लार्ज नंबर ऑफ डोर एंड ऑब्स्ट्रक्ट फॉर इन मोर एरिया, क्योंकि एक तो देखो, आप लार्ज नंबर ऑफ डोर प्रोवाइड कराओगे तो एक तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि जनरली आप मेजनरी वॉल कंस्ट्रक्ट करने जाते तो डायरेक्ट सिंपल एक कंसिस्टेंट होमोजीनियस मेजनरी की वहां पर वॉल बनती जाती। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, मुझे अगर डोर प्रोवाइड कराना है तो उससे पहले मुझे उसके ऊपर बीम प्रोवाइड करानी पड़ेगी ऐसी, जैसे हम बोलते हैं लिंटल, क्योंकि अगर आप ऐसे लिंटल नहीं प्रोवाइड कराते तो ऊपर से आने वाला जो लोड है मेजनरी का वो तो सीधा ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पर्सन होगा उसके ऊपर तो रिस्क रहेगा, ये बिल्डिंग ये कभी भी ऊपर से मेजनरी गिर सकती है, तो उसको बचाने के लिए इसके ऊपर क्या प्रोवाइड कराते हैं, हम लिंटल प्रोवाइड कराते हैं। तो इन सब की कॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद डोर है, डोर के अंदर क्या चाहिए होगा हमें, डोर फ्रेम एक्सेट्रा, उसके पैनल्स, ठीक है, हैंड, उसके अंदर जो लॉक है, ठीक है, ये सब का प्रोविजन देने पे उसकी कॉस्ट जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ डोर हो जाएंगे तो वॉल के अंदर हमारे पास जो इंसुलेटिंग जो पावर थी उसकी वॉल की, मेजनरी वॉल की, वो कम हो जाएगी, जिसके कारण एसी का, एयर कंडीशन का खर्चा बढ़ जाएगा। तो उन सब से बचने के लिए हमारे पास जो है डोर्स होने चाहिए मिनिमम, और जितने ज़्यादा डोर होंगे आपको फालतू लॉक वगैरह वहाँ पर लगा कर रखना पड़ेगा, वरना चारों डोर में से कोई एक खुला रह गया, कल को थेफ्ट वगैरह हो जाएगी, चोरी हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। और डोर शुड बी इन कॉर्नर ऑफ रूम नियरली अबाउट 20 सेंटीमीटर, नॉट इन द सेंटर ऑफ वॉल लेंथ, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब क्या है यहाँ पर कि डोर जो है हमारे कहाँ पर होने चाहिए, इन दी कॉर्नर ऑफ रूम, ठीक है, माई डोर शुड बी एट दी कॉर्नर ऑफ रूम। बेसिकली अगर इस तरह का मेरा ये रूम है, ठीक है, मेजनरी वॉल थिकनेस के साथ में बता दिए मैंने इसमें, तो ये क्या कह रहा है, बजाय बीच में डोर होने के आपका डोर होना चाहिए कहीं कॉर्नर में, ठीक है, डोर कहाँ आना चाहिए, कहीं कॉर्नर में आना चाहिए। जनरली डोर का जो सिंबल होता है ना वो इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की बिल्डिंग होती, वेट ए मिनट, लेट मी इरेज ऑल दिस, ओके, ठीक है। मान लो ये कोई आपका रूम है, इस रूम के अंदर डोर का जो सिंबल आप दिखाओगे ना वो इस तरह से दिखाया जाता है, देखो ये डोर है, मान यानी कि जो ये पोर्शन है ये डोर है, और जो कर्व में दिखा रखा है ये डोर की एक्सिस है कि किसके एक्सिस अलोंग ये घूमकर खुलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगे होते हैं इसके
हिंजेस लगे होते हैं डोर में, क्या लगे होते हैं यहाँ पर हिंजेस, जिसकी वजह से वो डोर घूम पाता है इजीली। ठीक है, तो ये तो है हमारा सिंगल लीफ डोर। इस डोर को हम क्या बोल देते हैं, सिंगल लीफ डोर। ठीक है, अगर डोर आपका इस तरह से आप दिखाते, ये मेरा कैसा हो जाता है, डबल लीफ। अब सिंगल लीफ और डबल लीफ का मतलब कुछ नहीं है, जहाँ पर एक ही ऐसे पाटा होता है, हमारे पास एक पैनल होता है दरवाजे का, उसे बोलते हैं सिंगल लीफ। और जो दरवाजा इस तरह से दो टाइप में खुलता है, दो दिशा में, उसे बोल देते हैं डबल लीफ। ठीक है, और डबल लीफ जनरली जहाँ पर बड़े स्पेसेस होते हैं, बड़े डोर प्रोवाइड कराने होते हैं, वहाँ होता है। दिस इज बेसिक जनरली यूज फॉर लार्ज ओपनिंग्स and this is generally used for small openings. ठीक है ना, दिस इज डोर शुड बी इन कॉर्नर। अब कॉर्नर का मतलब क्या है कि हमारे पास सेंटर में ना होने के बजाय मेरा डोर कहाँ होना चाहिए, किसी कॉर्नर में होना चाहिए। यहाँ पर देखा आपको सेंटर में रहा है, लेकिन इसको बनाने का मेरा मकसद क्या था कि ये कॉर्नर में रहे। चलो रूम को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ये लो हमारा रूम बड़ा हो गया अभी। ठीक है, तो ये एक तरह से कॉर्नर में दिख रहा है, और एग्जैक्ट कॉर्नर पर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके वहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, कॉर्नर के ऊपर लाइन है, वहाँ पर वीक आ जाएगा। तो कॉर्नर से थोड़ी सी डिस्टेंस छोड़कर, यानी कि अराउंड 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस छोड़कर आपको डोर बनाना चाहिए। आपने जनरली देखा होगा अपने घरों वगैरह में भी, जैसे आपको ये पीछे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये वाली चीज़, यहाँ पर भी देखिए थोड़ी सी कॉर्नर में क्या रख रखी है, स्पेस प्रोवाइड की हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। जनरली स्पेस प्रोवाइड कराना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप स्पेस नहीं प्रोवाइड करा रहे हो तो वहाँ पर वो वीक स्पॉट का काम करता है, वहाँ पर जो हमारी पोस्ट स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। तो उसकी स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा चेंज नहीं करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर सेटबैक या फिर एक डिस्टेंस देंगे 20 सेंटीमीटर की कॉर्नर से। ओके, नेक्स्ट इज माइन। ओके, next is mine. If two rooms are there, it should be opposite in wall facing to each other. ठीक है, so it provide good ventilation and more air circulation in the room. यहाँ पर मुझे लिखना था two rooms are there की जगह if there were two doors in a single room. ठीक है, if there were two doors in a single room, then they should be located opposite in the wall facing. ठीक है, कि अगर आपके रूम में दो डोर्स हैं तो एक डोर तो आप कहाँ प्रोवाइड कराओगे, इधर, दूसरा कहाँ प्रोवाइड करा दोगे, इधर प्रोवाइड करा दोगे। अब इन डोर्स की वजह से हमारे को क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एयर का पासेज होगा, तो सिंपली एयर पास होने लग जाएगी, हमारे पास क्या मिल जाएगा, गुड वेंटिलेशन मिल जाएगा, एयर का सर्कुलेशन हो जाएगा, वो अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप रूम के एक ही साइड में दोनों डोर प्रोवाइड कराते हो तो हवा क्या हो जाएगी, इधर जाएगी, वापस टकरा के इधर से वापस आना पड़ेगा। तो एक तो हमारे पास क्या होगा, एयर का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, वहां पर डिफरेंशियल एयर प्रेशर चाहिए होता है। वेंटिलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, डिफरेंशियल एयर प्रेशर। डिफरेंशियल एयर प्रेशर का मतलब दो जगह पर अलग अलग प्रेशर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हवा आ रही है तो इधर हवा ज्यादा लग रही है तो इधर तो ज्यादा प्रेशर है, इधर हवा कम है तो इधर अभी पहुंची नहीं हवा, ये इधर हवा पहुंची नहीं है तो इधर कम प्रेशर है। ज्यादा प्रेशर कम प्रेशर, ठीक है, इधर ज्यादा प्रेशर इधर कम प्रेशर। तो आपको पता है एयर का पासेज हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर होगा, तो अपने आप एयर इधर सर्कुलेट होने लग जाएगी, यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन होने लग जाएगा अगर डोर्स होते अपोजिट फेसेस पर। लेकिन अगर आप एक ही फेस पर प्रोवाइड कराओगे तो सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, एयर प्रेशर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हवा की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों तरफ से बराबर हो जाएगी। तो इधर हाई प्रेशर है तो हवा उधर से सर्कुलेट होने की कोशिश कम ही करेगी, क्योंकि एयर के हमारे को सर्कुलेशन के लिए क्या चाहिए, एयर का प्रेशर का डिफरेंस चाहिए हमें, और वो डिफरेंस अगर एक ही साइड हो गए डोर्स हमारे तो नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट देखें, द साइज एंड नंबर ऑफ डोर शुड बी डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ सम इम्पोर्टेंट फैक्टर। ठीक है, कि किस किस उनका जो साइज है वो नंबर ऑफ विंडो और डोर कितने होने चाहिए एक रूम में, किसके हिसाब से डिपेंड करता है, हमारे को लाइट कितनी चाहिए, हमारे को वेंटिलेशन कितना चाहिए, और हमारे को
प्राइवेसी कितनी चाहिए। तो बेसिकली एग्जाम के अंदर ऐसे की पॉइंट बना के आप किन्हें हाईलाइट करके लिखोगे, अंडरलाइन करके लिखना है, लाइट, वेंटिलेशन एंड प्राइवेसी। साइज ऑफ नंबर ऑफ डोर किसके ऊपर डिपेंड करें, लाइट, वेंटिलेशन एंड प्राइवेसी के ऊपर। अगर नेक्स्ट देखता हूं मैं, लोकेशन ऑफ विंडो ऑल्सो गिव फंक्शनल इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ फर्नीचर। तो लोकेशन ऑफ विंडो जो होती है हमारी, बचपन में भी आपने बनाया होगा इस तरह से, ये घर बनाते हैं, घर इतना अच्छा नहीं लगता, उसमें हमें एक्सेस के लिए क्या चाहिए, डोर, ठीक है, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने क्या किया, इसमें एक और विंडो प्रोवाइड करा दी। बचपन में हम बनाते थे ना इस तरह से, घर दिखा रहे हैं उसमें विंडो दिखा रहे हैं, तो विंडो बेसिकली आपको वहाँ पर वेंटिलेशन और लाइट के प्रोपोगेशन के, लाइट के वहाँ पर पासेज के साथ में क्या क्या दे रही है, वहाँ पर इंटीरियर को भी बढ़ाती है, ठीक है, उसके एस्थेटिक को भी बढ़ाती है किसी भी बिल्डिंग के, चाहे इंटीरियर से हो चाहे एक्सटीरियर से हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा अलग अलग तरह की सुंदर सुंदर विंडोज आती है हमारे पास, कि इंस्टीट्यूशन में हम अलग बिल्डिंग लगा, अलग जो विंडो लगाते हैं, रेजिडेंशियल में अलग लगाते हैं, ऑफिस में अलग लगाते हैं, तो एस्थेटिक इफेक्ट के लिए भी हमारे पास अलग अलग टाइप की विंडो है। नेक्स्ट है, द विंडो शुड बी लोकेटेड इन अपोजिट वॉल। क्यों अपोजिट वॉल, अगेन फॉर द क्रॉस वेंटिलेशन पर्पज। क्रॉस वेंटिलेशन मतलब एयर पासेज, या फिर आसान भाषा में कहो तो हवा का घूमना, सर्कुलेशन ऑफ एयर। क्योंकि हवा जब घूमेगी, ताज़ी हवा अंदर आएगी, तभी तो मुंह से जो हमारी ह्यूमिडिटी वाली एयर निकल रही है, और बाद में अदर फ्यूम्स वगैरह की किचन के अंदर वो सब की गैसेज हैं, वो उसी से तो बाहर निकलेंगी। अगर हमारे पास फ्रेश एयर का सर्कुलेशन होगा, उसी को क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन। नेक्स्ट है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ From the point of view of fresh air, the window should be located on the northern side. अब जो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पास, अगर आप एक्चुअल लाइफ के अंदर भी अपनी कोई बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो ऑटोकैड वगैरह से, अब तो आप ऑटोकैड सीख चुके होगे, ठीक है, तो ऑटोकैड वगैरह में आप किसी को प्लान वगैरह तैयार करके दे रहे हो, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर सबसे पहले तो नॉर्थिंग दिखानी है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखानी है, उसके बाद घर दिखाओगे किस डायरेक्शन में। तो प्रेफरेबली जो मेरी विंडोज हैं कहाँ पर होनी चाहिए, फॉर फ्रेश एयर मेरी होनी चाहिए वो नॉर्दर्न साइड में, ठीक है, नॉर्दर्न साइड में होनी चाहिए, या फिर उस दिशा में होनी चाहिए जहाँ पर हवा की दिशा प्रिवेलेंट हो, ज़्यादा उधर हवा बहती हो, क्योंकि ज़्यादा हवा बहेगी तो ज़्यादा एयर प्रेशर का डिफरेंस मेरे पास क्रिएट होगा, उसी कारण मेरे पास एयर का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। द सिल लेवल ऑफ विंडो शुड बी लोकेटेड मिनिमम अबाउट 70 to 80 सेंटीमीटर फ्लोर लेवल ऑफ द रूम। अब ये अबाउ लिखना था मुझे यहाँ पर कि सिल लेवल ऑफ विंडो, कोई भी विंडो रहती है, ठीक है, ये विंडो फ्रेम हो गया, ये मेरी ग्लेज्ड विंडो है, यानी कि शीशे वाली, कांच वाली होती है ना, उसे ग्लेज्ड बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ऐसी विंडो आ गई, विंडो का जो ऊपर वाला लेवल होता है, जहां पर आप एक बीम टाइप से प्रोवाइड कराते हो कंक्रीट की, इस लेवल को बोला जाता है लिंटेल लेवल, ठीक है, इसे बोल देते हैं लिंटेल। और इसके नीचे वाला जो लेवल होता है उसे हम बोल देते हैं सिल लेवल, ठीक है। एक मेरा हो गया लिंटेल लेवल, दूसरा हो गया सिल लेवल। तो ये जो सिल लेवल यानी कि विंडो होनी चाहिए मेरी किसी दीवार के अंदर, वो नीचे जमीन से कितना होना चाहिए इसका सिल लेवल, अबाउट 70 to 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अच्छे से एयर का और लाइट का पासेज हो सके, ठीक है, क्योंकि अच्छे से एयर और लाइट दोनों का पासेज हो सके, क्योंकि लाइट तो चलो अब नीचे रख दोगे, लेकिन एयर का पासेज कैसे होगा, एयर नीचे हवा कैसे आएगी फिर, ठीक है। और चलो एयर भी किसी भी तरीके से आ गई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है बाहर, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन का पॉइंट भी है, ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि बाहर ऐसे नहीं कि खिड़की के बाहर ही पेड़ बना हुआ, उधर से फिर कुछ भी पत्ते वगैरह उड़ उड़ के आ रहे हैं, थोड़ा सा उससे दूर होना चाहिए, या फिर कोई अदर वॉल वगैरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, फिर तो विंडो बनाने का मतलब ही नहीं हो, क्योंकि लाइट और एयर दोनों ही पास नहीं होंगी, ठीक है। एक तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और दूसरा हाइट पे होनी चाहिए ताकि एयर और लाइट अच्छे से आ सके, क्योंकि अगर आप नीचे रख दोगे एकदम, तो यहाँ पर सनलाइट इसके अंदर नहीं आ पाएगी, और इसका जो पर्पस है विंडो का, लाइट को पास कराने का, नेचुरल लाइट रूम के अंदर लाने का, ताकि हमारी लाइटिंग का खर्चा बच जाए, ठीक है, क्योंकि बल्ब वगैरह लगाओगे वो भी कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते ही हैं, तो उनके खर्चे को बचाने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, ये 70 to 80 सेंटीमीटर का प्रोविजन है इसके सिल लेवल का, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है कंपोनेंट ऑफ ए डोर।
कि एक डोर के कंपोनेंट्स मेरे पास क्या क्या रह सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको कुछ कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपको डोर को क्या रखना है कि एक वॉल ओपनिंग के अंदर होता है खाली जगह, ठीक है, दीवार के अंदर की खाली जगह उसके अंदर होता है। उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर क्या प्रोवाइड कराया जाता है, डोर फ्रेम प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। ये जो आपको बाहर दिख रहा है ना, ये मेरा क्या है, डोर फ्रेम। जनरली वुडन का यूज होता है जनरली, ठीक है। आप चाहो तो किसी मेटल का भी यूज कर सकते हो, गैल्वेनाइज या कास्ट आयरन या फिर स्टील का, ठीक है। उसके बाद डोर के अंदर यहां पर दिखाया नहीं हुआ, इसके ऊपर लगे होते हैं इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन होता है जो प्रोजेक्शन निकला होता है, उसे बोलते हैं डोर के हॉर्न्स। जैसे सींग होते हैं ना, वो वाला हॉर्न्स, इस तरह सींग टाइप ही निकले हो देखो, तो इन्हें बोल दिया जाता है इसके हॉर्न्स। और उसके बाद डोर को दीवार में होल्ड करके रखने के लिए इस तरह से जेड शेप की रोड्स होती हैं, ठीक है, आयरन रोड्स होती हैं इस टाइप की। एक डोर के अंदर मिनिमम 6 लगती हैं और एक विंडो के अंदर मिनिमम 4 लगती है। इनका काम क्या है, इसको डोर फ्रेम को हमारी जो ओपनिंग है उसके साथ होल्ड करके रखना, ठीक है, होल्डिंग डोर फ्रेम विथ द ओपनिंग, ठीक है। और इन्हें होल्ड करने का काम है, तो इन्हें क्या बोल देते हैं हम, होल्ड फास्ट बोल देते हैं, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट कह देते हैं। एक डोर के अंदर मिनिमम होल्ड फास्ट कितने लगते हैं, 6, और विंडो के अंदर मिनिमम होल्ड फास्ट कितने लगते हैं, 4। कंपटीशन एग्जाम के अंदर जनरली ये पूछ लिया जाता है कि किसके कितने होल्ड फास्ट लगते हैं, और सबसे ऊपर वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हॉर्न्स बोलते हैं। उसके बाद अलग अलग यहाँ पर आपको पोर्शन दिखाई दे रहे होंगे, मैं इरेज कर देता हूँ अब, ठीक है। जो याद करने की चीजें हैं, आपको क्या याद करना है, हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसे हम क्या बोल देते हैं, रेल बोल देते हैं। और जो वर्टिकल पोर्शन यहाँ पर डोर का दिखाई दे रहा है उसे हम क्या बोल देते हैं, पैनल। जो इसे होल्ड करने के लिए डोर को, ठीक है, डोर ये होता है, ये जो चीज होती है ना, ये होता है डोर, ये होता है डोर फ्रेम, और जिसमें डोर फ्रेम लगा होता है जिस खाली जगह पर, उसे बोल दिया जाता है डोर ओपनिंग, ठीक है। तो इनके अंदर कंफ्यूज मत होना आप। वर्टिकल पोर्शन को मैं बोल देता हूँ पैनल, ठीक है, इसे बोल दूंगा मैं रेल। हॉरिजॉन्टल पोर्शन को सबसे साइड में जो सबसे वर्टिकल पोर्शन लगता है उसे बोलते हैं स्टाइल, ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं हम, स्टाइल। नीचे देखो यहाँ पर सिल लगा, जनरली डोर के अंदर सिल नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास लिंटेल लेवल प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो सिल को यहाँ पर आप मत लिखिए। उसके बाद सबसे नीचे वाली बॉटम रेल, इसे लोक रेल बोला गया क्योंकि यहाँ पर हम लोक लगाते हैं, ठीक है, लोक लगाते हैं, तो इसे क्या बोल दिया, लोक रेल। ये होगी टॉप रेल। उसके बाद ये पैनल हो गए, वर्टिकल पैनल, ये सेंटर में आ गई स्टाइल होगी। ये जो टोटल वर्टिकल पोर्शन होता है ना, शुरू ऊपर से नीचे तक, इसे बोलते हैं स्टाइल, क्योंकि सेंटर में लग रही है इसलिए सेंटर स्टाइल होगी। यहाँ पर लोक है इसलिए ये वाली कौन सी स्टाइल होगी, लोक स्टाइल होगी, ठीक है। तो इस तरह से सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, ओके। ये हमारा जो मेन चीजें याद करने की है वो आपको बता दी। ये ट्रिम, कास्टिंग, जैम वगैरह, वेदर स्ट्रिप, ये याद करनी आपकी मर्जी है, वरना नहीं करो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी याद करनी है आपको, रेल्स, स्टाइल्स, हिंजेस, और उसके साथ में होल्ड फास्ट और हॉर्न्स, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें अब डोर के ऊपर कुछ इसकी डिटेल्स के बारे में। इट शुड बी सच दैट कि डोर हमारा कैसा होना चाहिए कि उसमें से हम लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट या फिर लार्जेस्ट पर्सन इजिली वहां से क्रॉस कर सके। अब ऐसा नहीं है कि पर्सन है वहां पर, आपके घर डोर की जो हाइट होती है ना, जरूरी नहीं कि वो स्टैंडर्ड हाइट हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो स्टैंडर्ड हाइट हो, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है। मान लो कि आपके घर पे सबकी हाइट 6.5 फीट है, ठीक है। जनरली जो डोर की ओपनिंग दी जाती है ना, वो 6.6 फीट 6 इंच की दी जाती है, यानी 6.5 फीट की दी जाती है। लेकिन मान लो कि आपके घर पे सबकी हाइट क्या है, 6.5 फीट है, और कोई इस तरह से यहाँ पर चल रहा हो तो उसका सिर तो क्या हो जाएगा, ऊपर से भिड़ जाएगा। तो उसके सिर को बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल फ्रेम। अपने केस टू केस वो डिपेंड करेगा कि घर से घर के हिसाब से भी। आप चल के देखो, कोई पर्सन की हाइट है तो उसकी हाइट से थोड़ा सा बड़ा ही वहां पर डोर होना चाहिए, ठीक है, डोर फ्रेम उसके हाइट से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो एक तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि जो भी आपका पर्सन उसको यूज करने वाला है, जिस पर्पज से आप यूज कर रहे हो, पर्सन के हिसाब से या ऑब्जेक्ट के हिसाब से। कि वेयर हाउस वगैरह के डोर हैं, तो मान लो आपकी हाइट, जो सामानों की हाइट 10 फीट है, आपने डोर प्रोवाइड करा दी 8 फीट का,
तो उसमें से कोई इक्विपमेंट आपको अंदर रखना है तो बाद में रखने के लिए आपको दीवार तोड़नी पड़ जाएगी। इससे अच्छा पहले ही प्रोविजन लो, 10 फीट का डोर प्रोवाइड, 11 फीट का डोर प्रोवाइड करा दो या 12 फीट का प्रोवाइड करा दो कि अगर 10 फीट का तो वो ऑब्जेक्ट ही है, तो यानी कि इजी मूवमेंट हो जाए लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट का। एज पर रूल द हाइट ऑफ ए डोर शुड नॉट बी लेस देन 1.6 मीटर टू 2 मीटर। ठीक है कि हाइट ऑफ डोर, एक मिनिमम हाइट ऑफ डोर 1.8 मीटर से 2 मीटर से कम तो होनी ही नहीं चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन दिस हाइट। ठीक है, द विड्थ ऑफ डोर शुड बी सच दैट 2 पर्सन कैन पास थ्रू इट वॉकिंग शोल्डर टू शोल्डर। जनरली जो हमारी शोल्डर टू शोल्डर डिस्टेंस रहती है वो रहती है हमारी 24 इंचेस। ठीक है, दिस इज माई 24 इंचेस यानी कि 2 फीट। तो इसके हिसाब से जो मिनिमम जो डोर विड्थ ऑफ डोर जो प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है 28 इंचेस का। यहाँ पर आपको मीटर में भी डिस्टेंसेस लिखी हुई है, मैं यहाँ पर आपको इंचेस में बता रहा हूँ क्योंकि जनरली हम फीट इंचेस में मेजर करते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आप विजुलाइज कर पाओ हमारी विड्थ और हाइट के हिसाब से कि डोर एक कितना चौड़ा होना चाहिए। उसकी विड्थ 28 इंचेस मिनिमम होती है और जनरली इस टाइप का डोर प्रोवाइड किया जाता है बाथरूम्स में, क्योंकि बाथरूम में हमें खुद को ही जाना होता है, ज़्यादा हमें उसमें इक्विपमेंट सामान वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड कराने होते हैं जो बड़ी लेंथ या विड्थ के होते हैं। तो जनरली आप बाथरूम का डोर मेजर करके देखना, वो 28 इंच से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद घरों के जो होते हैं वो अप टू 42 इंचेस तक चलते हैं। ठीक है, जो एक रूम के डोर होते हैं रेजिडेंशियल रूम के वो 42 इंच तक चलते हैं, और वरना विड्थ आपको देनी है तो 0.4 मीटर टू 0.6 मीटर ऑफ हाइट, 0.4 मीटर टू या फिर 0.6 ऑफ हाइट, या फिर उसमें आप हाइट दे दो अपनी विड्थ में 1+1.2 करके। ठीक है, जितनी भी आपने विड्थ लिया उसमें 1.2 को ऐड कर दो, वो हमारी क्या हो जाएगी, उस डोर की हाइट हो जाएगी। ये एक स्टैंडर्ड रूल है जो जनरल हमारे डोर की हाइट और विड्थ के लिए फॉलो अप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अलग अलग टाइप के डोर हैं, उनकी हमारे पास कितनी हाइट और विड्थ होनी चाहिए। ये आपको एक्सटर्नल डोर का दे रखा है, इंटरनल का दे रखा है, बाथरूम या फिर WC यानी कि टॉयलेट का। ठीक है, वाटर क्लोजेट बोलते हैं। आपसे टॉयलेट को आप टॉयलेट की जगह क्या बोल देना, वाटर क्लोजेट भी कह देना। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हो। गैराज के लिए दे रखे हैं, कार वगैरह गैराज है तो उसकी विड्थ के हिसाब से। ठीक है, और डोर्स फॉर पब्लिक स्कूल, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी के लिए ये रिस्पेक्टिवली लिखे हुए। ये वाला किसके लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल के लिए और लाइब्रेरी के लिए, इस तरह से। तो इनकी हाइट दे रखी है, आप ये सिंपली अगर याद करना चाहो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको बस इनकी वैल्यू हल्की फुल्की पता होनी चाहिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ डोर्स के बारे में। टाइप ऑफ डोर डिपेंड करता है अलग अलग फंक्शंस पर। सबसे पहला जो टाइप ऑफ डोर मैं लूंगा वो डिपेंड करेगा मेरे टाइप ऑफ मटेरियल यूज पर, कि मैंने वहां पर मटेरियल कौन सा यूज किया है। टिम्बर का यूज कर लिया, टिम्बर यानी कि वुड। टिम्बर का आपको बेसिक मीनिंग बताता हूं, अगर आप वुड को इंजीनियरिंग पर्पज से यूज करोगे, ठीक है, अगर आप वुड को इंजीनियरिंग पर्पज से यूज करोगे तो उस वुड का नाम क्या बन जाता है, टिम्बर बन जाता है। तो टिम्बर के आप यूज कर सकते हो, स्टील सेक्शन यूज कर सकते हो। रेजिडेंशियल में मोस्टली जो यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, हमारा टिम्बर डोर ही रहते हैं। स्टील सेक्शन के हो गए, एल्यूमिनियम के हो गए, कंक्रीट के भी डोर प्रोवाइड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग। तो इसके हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा, बैटन या लेज डोर हो जाएंगे, बैटन लेज या ब्रेस हो जाएंगे, बैटन लेज या फिर फ्रेम हो सकते हैं, फिर बैटन लेज ब्रेस और फ्रेम दोनों सारे हो सकते हैं मिला के। इनका मतलब क्या होता है आपको बाय एग्जांपल और डायग्राम में अभी थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। ठीक है, टिम्बर और स्टील सेक्शन मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि वो उनके जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर भी आपको समझा दूंगा साथ में। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डोर है, किसका बना हुआ है, टिम्बर का बना हुआ है, तो टिम्बर डोर भी इसे हम कह सकते हैं, एज पर मटेरियल हो जाएगा। अब जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था उनके अरेंजमेंट के हिसाब से, तो एक डोर है बैटन एंड लेज डोर। ठीक है, बैटन और लेज में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है हमारा उसे बोलते हैं लेज, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है उसे बोल देते हैं हम बैटन्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये मिडल लेज, बॉटम लेज, टॉप लेज। लेज का काम क्या है, ये काम करता है हमारा फ्रेम के साथ जुड़े हुए हिंजेस को जोड़ने का। ठीक है, फ्रेम के साथ इन हिंजेस को जोड़ के रखने का, ताकि जो हमारा डोर है वो फ्रेम के साथ अच्छे से जुड़ा रहे। तो उसके लिए मेरा काम क्या हो गया, मेरे पास ये लेज का काम हो जाता है, और लेज मेरे को क्या देगा, यहाँ पर लॉक के लिए प्रोविजन भी प्रोवाइड करा देगा। ठीक है,
इस तरह से ये मेरा अगेन फ्रेम आ गया, इधर क्या आ गए मेरे हॉर्न्स आ गए, टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ डोर जो डोर फ्रेम हो जाएगा उसे बोल दूंगा हेड। यहाँ पर मेरे होल्ड फास्ट प्रोवाइड करा दूंगा, इस तरह से जेड शेप की आयरन रोड हो जाएंगी। एक मिनिमम डोर में, एक डोर में मिनिमम 6 चाहिए होती है, ठीक है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, बैटन एंड लेज डोर। सिंपली आप एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह का डायग्राम बना देना, आपको अच्छे खासे मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस बैटन और लेज में मेरे को कुछ अरेंजमेंट दे रखे हैं कि किस किस कंपोनेंट की थिकनेस और विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो जनरल डायमेंशन ऑफ बैटन मेरे को दे रखा है 100 to 150 mm, ठीक है। बैटन का डायमेंशन कितना दे रखा है आपको, 100 to 150 mm, उसकी विड्थ 20 to 30 mm थिक। इसी तरह से आपको लेज का डायमेंशन भी दे रखा है 100 to 200, यानी कि ये लेंथ है, ठीक है। ये क्या है मेरी लेंथ, कि लेंथ कितनी होनी चाहिए 100 to 200 mm, और उसके बाद इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, यानी कि ये वाली अंदर की ओर ये अप टू 30 mm मेरे पास थिक रहनी चाहिए। नाउ दिस टाइप ऑफ बैटन एंड लेस डोर आर सुटेबल फॉर नैरो ओपनिंग्स, ठीक है। ऐसे डोर जो हो जाएंगे हमारे छोटी ओपनिंग, नैरो ओपनिंग, यानी कि 28 इंच हो गया, 32 इंच, इस तरह की विड्थ का जो हमारे पास डोर हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगी, उसके लिए जो डोर मैं प्रोवाइड कराऊंगा प्रेफरेबल कौन सा हो जाएगा, बैटन एंड लेज डोर। अब बैटन और लेज डोर में मेरे पास जो अगला डोर आता है वो आता है बैटन, लेज एंड ब्रेसिंग। ब्रेसिंग का मतलब होता है इंक्लाइन कंपोनेंट ऑफ ये ब्रेसिंग, ठीक है। इस तरह का इंक्लाइन कंपोनेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। आप जो हमारे ट्रस वगैरह पढ़ोगे ना, उस तरह में इसमें ये इंक्लाइन कंपोनेंट हो जाते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं ब्रेसिंग्स। तो ब्रेसिंग का काम होता है लेटरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना। द बेसिक फंक्शन ऑफ ब्रेसिंग इज टू प्रोवाइड लेटरल स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा दी तो जो मेरी ये बैटन, लेज और ब्रेस डोर है, थोड़ी सी ज्यादा विड्थ के लिए मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको दे रखा है दिस टाइप ऑफ डोर्स, आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, दिस टाइप ऑफ डोर कैन बी यूज फॉर वाइडर ओपनिंग्स। ये आपके पास जो डिटेल लिखी हुई है, सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोटबुक में लिख लें, आप पढ़ेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि आपने बैटन और लेज डोर को तो यहाँ पर देख ही लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखूं मैं बैटन, लेज एंड फ्रेम डोर्स। नेक्स्ट इज माय बैटन, लेज एंड फ्रेम डोर्स। अब इस बैटन, लेज और फ्रेम डोर में क्या हो जाएगा, तो बेसिकली कुछ नहीं, बैटन लेज के साथ में मेरे को अब क्या प्रोवाइड करना है, यहाँ पर देखो आप फ्रेम भी प्रोवाइड करा देना है, ठीक है। ये मेरे लेज, ये मेरे बैटन्स, लिखा ही हुआ है यहाँ पर देखो, दीज आर दी बैटन्स, दीज आर दी लेजेस, एंड उसके ऊपर अगर आपने इस तरह से फ्रेम प्रोवाइड करा दिया तो उस फ्रेम डोर को हम क्या बोल देंगे, बैटन, लेज एंड फ्रेम डोर। और उसके साथ साथ आपने यहाँ पर ब्रेसिंग प्रोवाइड करा दी तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, बैटन, लेज, ब्रेस्ड एंड फ्रेम डोर। बस इतना सा इसका फर्क होता है। इसमें साइड में क्या प्रोवाइड करा देते हैं, स्टाइल्स भी प्रोवाइड कराते हैं और ब्रेसेस भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा देते हैं, जिसके कारण ये ज़्यादा रिजिड हो जाता है। अब क्योंकि ज़्यादा रिजिड है, उसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा, वाइडर ओपनिंग और बड़ी ओपनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और जो इसमें हमारे पास ब्रेसेस यूज़ किए हुए हैं जनरली डायगोनली, तो लेजेस के ऊपर अटैच किए जाते हैं। यहाँ पर देखो लेजेस हैं मेरे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो लेजेस हैं, लेजेस के साथ डायगोनली मैंने उसको कनेक्ट कर रखा है एक एंड से दूसरे एंड तक, तो ये मेरे पास क्या हो जाते हैं, इसके ब्रेसेस। तो यहाँ पर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर आप पोज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंपली बस नोट करते जाइए, ज़्यादा इसमें इतनी समझने वाली चीज़ नहीं है, थ्योरी पोर्शन है। जो समझने वाली चीज़ें हैं वो बाय डायग्राम में आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेरा टाइप ऑफ डोर है जो, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिस कैन बी फ्रेम एंड पैनल्ड, ग्लेज्ड और सैश, ग्लेज यानी कि उसमें शीशे प्रोवाइड करा देंगे, फ्लश डोर, लोवर डोर एंड वायर गेज डोर। बाय डायग्राम आपको सिंपली समझा देता हूं मैं कि क्या क्या मतलब हो जाता है इनका। सबसे पहले फ्रेम डोर, पैनल डोर की बात करूं तो इनके बारे में देखिए, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विल गिव गुड अपीयरेंस, दिखने में अच्छे लगेंगे कंपेयर टू बैटन डोर, क्योंकि बैटन में आपको इस तरह से छोटे छोटे पोर्शन यूं अलग अलग दिखाई देंगे। उससे अच्छा हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, इस तरह से डोर के अंदर पैनल प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, इस तरह से डोर में पैनल। आपने देखा भी होगा डोर के अंदर इस तरह का पोर्शन होता है, ठीक है। एक डोर होता है इस तरह से, उसके अंदर हम 4 यूं पैनल प्रोवाइड करा देते हैं। इस तरह के डोर को हम बोलते हैं फ्रेम डोर, पैनल डोर। ये मोस्टली रेजिडेंशियल बिल्डिंग में यूज किया जाता है, लेकिन वाइडली हम इसे किसी भी टाइप की बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं। स्टाइल्स, ये जो साइड वाले टोटल वर्टिकल पोर्शन, इन्हें क्या बोलते थे हम, स्टाइल्स। वर्टिकल मेंबर्स, वर्टिकल मेंबर मेरे पैनल्स आ गए, एंड रेल्स, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर हो गए मेरे।
आर ग्रूव अलोंग द इनर एजेस ऑफ फ्रेम टू रिसीव पैनल। इन सबको थोड़ा सा अंदर की ओर ग्रूव कर दिया जाता है इस तरह से यहाँ पर, तो हमारे को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाता है, अंदर की ओर एक पैनल टाइप की स्ट्रक्चर मिल जाती है। ठीक है, अब ये पैनल क्या हो सकते हैं? दिस पैनल आर मेड अप ऑफ टिम्बर और प्लाईवुड। ठीक है, एसी शीट या फिर ग्लास के भी बन सकते हैं। ग्लास ग्लेस पैनल जो हम देखते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं। अब ग्लास मेरा दो टाइप का होता है, एक तो ग्लास होता है मेरा ट्रांसपेरेंट और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके आर पार देख सकते हो, यानी कि जिसके आर पार आप इजीली देख सकते हो, और ट्रांसल्यूसेंट जो लाइट तो पास होने दे रहा है अपने आर पार, जिसके आर पार आप देख नहीं सकते हो। जैसे कि बिल्डिंग्स में काफी आपने देखा होगा इस तरह का धुंधला शीशा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, धुंधला सा शीशा प्रोवाइड किया जाता है, इससे लाइट तो इजीली पास होती है लेकिन बाहर कुछ विजिबिलिटी नहीं आ पाती, तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ग्लास पैनल्स। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, दीज डोर में भी सिंगल लीफ फॉर नैरो ओपनिंग एंड डबल लीफ फॉर वाइडर ओपनिंग। सिंगल लीफ यानी कि जो डोर इस तरह से जिसमें एक ही पाटा होगा, एक पैनल होगा, एक ही डायरेक्शन के अंदर वो ओपन होता होगा, और दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, डबल लीफ, यानी कि जो दो पैनल्स उसमें लगे होते हैं, इस तरह से दो पैनल ये खुलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाले इस तरह से डोर जो होते हैं हमारे। द मिनिमम विड्थ ऑफ स्टाइल शुड बी 100 mm एंड मिनिमम विड्थ ऑफ बॉटम एंड लोक रेल शुड बी 150 mm। तो ये हमारे को स्टाइल और लोक रेल की विड्थ दे रखी है ताकि उनके अंदर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी उस डोर के अंदर आ पाए, डोर इटसेल्फ वो स्टेबल हो पाए। होल कंपोनेंट ऑफ डोर देखें तो वो एक स्ट्रक्चर नहीं, एक मैकेनिज्म बन जाएगा। ये क्या होता है मैकेनिज्म वगैरह आने वाली आप सेमेस्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि उसकी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के लिए, उसके स्ट्रेंथ के लिए डोर हमारे पास अच्छी खासी विड्थ का होना चाहिए। ठीक है, इसकी विड्थ आपको यहाँ पर डिनोट की हुई है। फिर ये आपको अलग अलग पैनल टाइप के डोर हमारे को दे रखे हैं, जिसमें अगर ये बीच का जो पैनल है ना, इसे क्या करते हैं ग्रूव करके यहाँ पर, ठीक है, वर्टिकल मेंबर, हॉरिजॉन्टल मेंबर, रेल्स और स्टाइल्स को क्या कर दिया, ग्रूव कर दिया, तो यहाँ अंदर में हमारे को क्या मिल गया, पैनल। 4 पैनल होंगे तो 4 पैनल डोर हो जाएगा, 5 पैनल है तो 5 पैनल, इस तरह से 6 पैनल डोर। ऐसा डोर जनरली हमने घरों में देखा है। ठीक है, अगर आपने क्या कर दिया, इस तरह से पैनल प्रोवाइड करा रखे डबल शटर में, डबल लीफ वाला, तो डबल शटर हमारे पास हो जाएगा पैनल डोर। यहाँ पर आपने अगर ग्लास पैनल प्रोवाइड करा रखे हैं तो इसे हम बोल देंगे फुल्ली ग्लेज्ड सिंगल शटर डोर, क्योंकि इसमें एक ही शटर है इस तरह से। ठीक है, अगर 2 शटर प्रोवाइड कराते हो तो ये क्या हो जाएगा, फुल्ली पार्शली ग्लेज्ड, पार्शली पैनल्ड, पार्शली ग्लेज्ड है ये। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या प्रोवाइड करा रखा है, शीशा। शीशे को दिखाने का ये निशान होता है, जहां भी आपको ड्राइंग के अंदर शीशा दिखाना हो ना तो इस तरह का निशान होता है, ऐसे दिखाओगे तो शीशा बना दिया आपने। तो ये मेरे पास कैसा हो गया, ऊपर तो ग्लास पैनल और नीचे मैंने क्या प्रोवाइड किया है, टिम्बर पैनल। तो ये हो गया पार्शली ग्लेज्ड, पार्शली पैनल्ड। आधा अधूरा ग्लेज्ड है, आधा अधूरा पैनल है, लेकिन इसमें शटर कितने हैं, 2 शटर है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, डबल शटर डोर हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास ग्लेज्ड और सैश डोर। दिस वन इज माय ग्लेज्ड एंड सैश डोर। ओके, तो ग्लेज्ड और सैश डोर से आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास क्या दे रखा है, पार्शली ग्लेज्ड, पार्शली पैनल, सिंगल शटर डोर। ठीक है, पार्शली ग्लेज्ड, पार्शली पैनल, और पैनल की जगह आपको यहाँ पर देख बैटन टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही होगी, और यहाँ पर ये फुल्ली ग्लेज्ड मेरे को डोर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ग्लेज्ड डोर आर जनरली प्रोवाइडेड इन इंटीरियर वॉल ओपनिंग और इन हॉस्पिटल या फिर कॉलेजेस। ठीक है, क्यों, ताकि हमें उन डोर्स के आर पार दिखाई दे सके, हमें वहां पर नेचुरल लाइट मिल सके। ठीक है, क्योंकि आपको बताया नेचुरल लाइट का अपना साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, प्लीजिंग इफेक्ट देती है, मूड को अच्छा रखती है वो। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना कि अगर आप मूड खराब हो, इस तरह से सैड हो रहे हो, तो सिंपली एक वॉक पर जाकर आ जाओ बाहर, फ्रेश एयर, फ्रेश लाइट लोगे तो आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। नेक्स्ट है दीज मे बी फुल्ली ग्लेज्ड और पार्शली ग्लेज्ड। यहाँ पर आपको दिख रहा है फुल्ली ग्लेज्ड एंड पार्शली ग्लेज्ड। ग्लास पैनल आर प्रोवाइडेड फॉर ग्लेज्ड डोर्स। ठीक है, ये जो हमारे ग्लेज्ड डोर है इसमें हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, ग्लास के ये पैनल बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट मेरे टाइप ऑफ डोर हो जाएंगे वर्किंग ऑपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट। वर्किंग ऑपरेशन यानी कि किस तरह से डोर हो रहे हैं, स्लाइड करके, या फिर हम उन्हें स्विंग कर रहे हैं, कोलैप्स कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, या रोलिंग शटर है। बाय नेम आपको अभी इनका मतलब इतना समझ नहीं आया होगा, हल्का हल्का समझ आएगा, डायग्राम देखोगे तो इजीली समझ जाओगे। रिवॉल्विंग डोर आपने देखा होगा वो वाली बिल्डिंग, मॉल्स वगैरह के अंदर, जहां पर मुझे एयर कंडीशन की जो हवा है उसे स्टोर करके रखना है। ठीक है, म्यूजियम, लाइब्रेरी एटसेट्रा में,
जिसमें बहुत विजिटर बार बार आ रहे हैं, हर किसी को तो कह नहीं सकते अरे भैया गेट बंद कर दो, अरे भैया गेट बंद कर दो। तो सिंपली यहाँ पर पर्सन क्या होगा, इधर से जाएगा, फोर्स लगाएगा, जैसे ही ये डोर से खुलेगा तो ये ऑटोमेटिकली इधर से बंद हो जाएगा, राइट। आपने देखा होगा पार्क्स वगैरह में भी इस तरह का डोर प्रोवाइड होता है ताकि उसमें एनिमल्स वगैरह ना आ सके, ठीक है। तो इस टाइप का डोर होते हैं, उसे हम बोलते हैं रिवॉल्विंग डोर। इट कंसिस्ट ऑफ मुलियन एट इट सेंटर, एक तरह का हिंज यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है जिसके चारों अलोंग ये रोटेट कर पाता है, जिसमें से जनरली 4 शटर निकलते हैं। जनरली कितने शटर निकलते हैं, 4 शटर। जैसे ही एक पर्सन ने इधर घुमाया तो ऑटोमेटिकली इस वाले ने यहाँ पर क्लोज कर देता है, ये वाला यहाँ पर क्लोज कर देगा तो पर्सन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का डोर को हम क्या बोलते हैं, रिवॉल्विंग डोर। नेक्स्ट इज माई स्लाइडिंग डोर, ठीक। तो डायग्राम देख कर आपको समझ आ गया होगा, जिसे आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के क्या करोगे, स्लाइड करके बंद करोगे, तो वो वाला जो डोर होता है उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग डोर। किस तरह से काम आता है, रनर की हेल्प से हम इसे बंद कर देते हैं। रनर और गाइड रेल ऊपर लगी होती है, जनरली यहाँ पर कई बार बॉल बीयरिंग्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। किचन्स वगैरह में जनरली प्रोवाइड कर सकते हैं हम इसे। दिस डोर में हैव 1 और मोर स्लाइडिंग शटर डिपेंडिंग ऑन अवेलेबल ओपनिंग। अब जैसे यहाँ पर ओपनिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर स्लाइडिंग डोर हमने 3 प्रोवाइड करा रखे हैं। अगर आपके पास स्पेस कम हो ना तो आप कैसा डोर प्रोवाइड करा सकते हो, स्लाइडिंग डोर, क्योंकि वरना आप डोर खोलते तो इस तरह से लीफ मेरे पास, अगर आप डोर खोलते इतनी बड़ी ओपनिंग के लिए, मान लो डबल लीफ आपने ओपनिंग करा दी, तो मेरे पास डबल लीफ ओपनिंग को खोलने के लिए ये जगह भी तो होनी चाहिए ना इधर। तो ये जगह अगर मेरे पास नहीं है तो सिंपली अगर मैं डबल ये शटर डोर प्रोवाइड कराता हूँ तो क्लोज होके क्या करेगा, इतनी सी जगह ले जाएगा, बाकी तो क्या हो जाएगा, अंदर इसके अंदर समा जाएगा, जैसे कि ये अंदर ऐसे क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के डोर को हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग डोर। नेक्स्ट मैं देखूँ स्विंग डोर। तो स्विंग डोर आपने पुरानी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि बाहर से कोई, एक मिनट, कि यहाँ से अगर कोई पर्सन अगर जा रहा है, ठीक है, तो अगर ये इधर आ गया तो डोर अपने आप बंद हो जाता है, ठीक है। डोर अपने आप बंद होकर अपनी प्रीवियस पोजीशन के अंदर आ जाता है। इस टाइप के डोर को हम क्या बोलते हैं, स्विंग डोर। पुरानी मूवीज में आपने पुलिस स्टेशन या फिर वकीलों वगैरह के पास इस तरह के डोर देखे होंगे, ठीक है। उसमें इस तरह से डोर अपने आप ये क्लोज हो जाता है फॉर प्रोवाइडिंग दी इमीडिएट प्राइवेसी टू द इनसाइड एनवायरनमेंट, ठीक है। फॉर प्रोवाइडिंग दी इमीडिएट प्राइवेसी टू दी इनसाइड एनवायरनमेंट, कि आपको हाथों प्राइवेसी चाहिए यहाँ पर ताकि डोर हाथों बंद हो जाए, तो उसके लिए कैसा हो जाएगा हमारे पास, स्विंग डोर हम प्रोवाइड करा देते हैं। नेक्स्ट मैं देखूं कोलैप्सिबल स्टील डोर्स। कोलैप्सिबल स्टील डोर को आप यहाँ डायग्राम से देखें, वैसे आप अगर नाम देखते हैं कोलैप्सिबल स्टील डोर तो आपको समझ नहीं आता, लेकिन डायग्राम देखो आप समझ गए होगे। थिएटर्स में, पुरानी लिफ्ट के अंदर इस टाइप के डोर प्रोवाइड किए जाते थे, और या फिर जहाँ पर ओपनिंग के लिए, बंद करने के जगह बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, आप वही डबल लीफ वाला काम नहीं कर सकते, और ओपनिंग जैसे बहुत बड़ी हो रही है, स्लाइडिंग डोर भी नहीं आ पा रहा, तो जगह को बचाने के लिए आप क्या करोगे, इस तरह का कोलैप्सिबल डोर प्रोवाइड करा देते हो। कोलैप्सिबल डोर आपको पता होता है कि जब ये बंद हो जाता है एकदम, ठीक है, तो जगह कितनी घेरता है, बिल्कुल इतनी सी, ठीक है। आपको अच्छी खासी यहाँ पर ओपनिंग मिल जाती है किसी भी चीज़ों के, सामान के या फिर लोगों के पासेज के लिए, ठीक है। जनरली हर जगह ये कैसा प्रोवाइड किया जाता है, बड़ी ओपनिंग्स के लिए कोलैप्सिबल स्टील शटर डोर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके लिए डिटेल्स देखें हमारे पास क्या क्या डिटेल रहती है, वर्कशॉप में, वेयर हाउसेज में, शेड्स में, ताकि ट्रक्स वगैरह को डायरेक्ट आप अंदर उसमें ले पाओ, और जगह भी हमारे पास ओपनिंग के लिए अच्छी खासी बची रहे, इवन आफ्टर द क्लोजिंग द डोर। इट एक्ट एज ए स्टील कर्टेन, ये कैसा काम करता है, एक पर्दे का काम करते हैं। जैसे पर्दा कैसे होता है, हम इस तरह से साइड करके उसको बंद कर देते, हटा देते हैं, उस तरह से स्टील शटर डोर क्या होता है, हम जोर लगा के ऐसे खोल लेते हैं उसको, राइट, जो कि हॉरिजॉन्टल पुश और पुल लगाकर उसे क्लोज या ओपन किया जा सकता है। वर्टिकल डबल चैनल यूनिट आर स्पेस एट 100 to 120 mm thick, and there are and braced flat iron diagonal 10 to 20 mm wide and 5 mm thick, ठीक है। तो इसमें ये जो एलिमेंट है, वर्टिकल एलिमेंट है, ये वर्टिकल एलिमेंट है आपके पास 100 से 120 mm की डिस्टेंस पर रहते हैं, और इनकी 25 mm विड्थ के साथ ये जो ब्रेसिंग की हुई है, ये एलिमेंट कैसे हैं, डायगोनल एलिमेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ब्रेस। तो ये वर्टिकल एलिमेंट्स की हमने क्या कर दी, ब्रेसिंग कर दी। वो ब्रेसिंग के लिए आपको क्या क्या डायमेंशन दे रखे हैं, कि मेरे पास 5 mm थिक होना चाहिए और 20 mm वाइड मेरे पास आयरन फ्लैट, ठीक है। जैसे मेरा हाथ कैसे फ्लैट, तो इस तरह फ्लैट आयरन के बार्स वहाँ पर यूज़ की जाती है, रोड गोल गोल रोड यूज़ नहीं की जाती इसकी तरह,
वहाँ पर फ्लैट्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा रोलिंग शटर डोर, ठीक है। रोलिंग शटर डोर भी आपको नाम से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो दुकान का शटर होता है ना, आप समझ गए होगे। तो ये जो शटर वाला डोर होता है ना, दुकान का शटर, इसे बोलते हैं रोलिंग स्टील शटर डोर। तो ये डोर हमारे को प्रोवाइड किया जाता है जनरली फॉर द पर्पज ऑफ शॉप्स, ठीक है। जनरली किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है? ये शॉप्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब स्ट्रॉन्ग है तो आपको क्या कर देगा, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसको अच्छी खासी सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा। इसमें डोर के अंदर क्या क्या लगा होता है? फ्रेम लगा होता है, ड्रम लगे होते हैं। फ्रेम जो साइड का इस तरह से पोर्शन रहता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर के जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं ड्रम। ये जो थिन शीट होती है उसे हम बोल देते हैं शटर, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्लेट की मदद से ये शटर क्या लॉक किया जाता है आपस में, और एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ड्रम के अंदर क्या होती है? हॉरिजॉन्टल शाफ्ट प्रोवाइड की जाती है, जिसको रोटेट करके हम क्या करते हैं, इस डोर को या तो बंद या ओपन कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आजकल क्या होने लग गया इसके लिए, यहाँ पर एक पहले तो क्या होता था, वर्टिकल पुल और पुश लगाकर, यहाँ पर वर्टिकल फोर्स लगाकर इसे डोर को ओपन या क्लोज किया जाता था। आज के लिए एक लीवर का अरेंजमेंट इस तरह से दिया जाता है, जिसे आप यूँ रोटेट करते हो तो डोर क्लोज या ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास काफ़ी इसका न्यू एडवांस वर्जन आ चुका है। जो हाथ से फोर्स लगाकर यूज़ करने वाला काम पुराना हो चुका है। आजकल डायरेक्टली लीवर यूज़ किया जाता है बड़े बड़े डोर्स के लिए, क्योंकि इतनी जो बड़ी हाइट होती है, मान लो 12 फीट हाइट का आपने यहाँ पर शटर प्रोवाइड किया है, तो आप उसे कैसे बंद करोगे? तो उसके लिए लीवर का अरेंजमेंट होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ लोग मैनुअल ऑपरेटेड लीवर यूज़ करते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड या फिर मोटर ऑपरेटेड वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं टाइप ऑफ डोर देखता हूँ, वो है मेरे मेटल डोर्स। अब मेटल में कैसे हो सकते हैं? माइल्ड स्टील के शीट डोर हो सकते हैं। कोरुगेटेड शीट, कोरुगेटेड शीट मतलब कोई भी शीट ऐसे प्लेन थी, उसको आपने थोड़ा सा इस तरह से मोड़ दिया, तो ये मोड़ने के बाद जो अरेंजमेंट इसका बन गया उसे बोल देते हैं कोरुगेटेड, ठीक है। कोरुगेटेड जो शीट होती है आपकी छतों वगैरह के ऊपर भी, रूफ के अंदर एज ए मटेरियल भी यूज़ किया जाता है। होलो मेटल डोर यूज़ किए होते हैं कि एक मेटल का सेक्शन होगा, अंदर से कैसा होगा? खोखला होगा, तो उसे हम बोल देते हैं होलो मेटल डोर। या फिर ऐसा प्लाईवुड ले लिया और प्लाईवुड के चारों तरफ क्या लगा दिया? मेटल लगा दिया, जिससे डोर हल्का भी हो गया और कॉस्ट भी बच गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल मैंने डोर के दे रखे हैं। माइल्ड स्टील शीट डोर्स, क्या आ गया? माइल्ड स्टील शीट डोर मेरे पास आ गए। यहाँ पर देखो, इसमें क्या यूज किया जाता है? द डोर फ्रेम इज मेड अप ऑफ एंगल और टी सेक्शन। जो डोर का फ्रेम है ना, वो या तो क्या बना होगा? एंगल से, ठीक है। आपने इस तरह से देखा होगा, सामने से देखोगे तो ऐसा पोर्शन आपको दिखाई देगा, इसे हम बोल देते हैं एंगल। इसे हम क्या बोल देते हैं? एंगल। या फिर इस तरह से एक टी सेक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, जो वर्टिकली सामने से देखने पर ना, उसका क्रॉस सेक्शन कट करने पर, सामने से देखने पर जो भी शेप दिखती है, उस टाइप का सेक्शन बोला जाता है। जैसे यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? एंगल दिख रहा है, तो एंगल सेक्शन। टी दिख रहा है, टी सेक्शन। अगर आपको सामने से देखने पर आई गर्डर टाइप दिखता है इस टाइप से, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? हमारा आई सेक्शन बोल देते हैं। तो अलग अलग सेक्शन के टाइप होते हैं स्टील के, तो उनको यूज किया जाता है यहाँ पर डोर के फ्रेम को बनाने के लिए। शटर इज मेड ऑफ अ फ्रेम ऑफ एंगल ऑफ आयरन हैविंग 2 वर्टिकल एटलीस्ट 3 हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर ये पैनल्स यूज किए जाते हैं। डायरेक्ट पैनल आप स्टील प्लेट की यूज कर सकते हो। माइल्ड स्टील प्लेट आर वेल्डेड टू दी शटर फ्रेम, ठीक है। जो शटर फ्रेम है उसके साथ हम माइल्ड स्टील की प्लेट को यहाँ पर क्या कर देते हैं? वेल्ड कर देते हैं। अब ये कोरुगेटेड, कोरुगेटेड मैंने आपको बताया था, एक तो होती है प्लेन, अगर आपने इसको इस तरह से मोड़ दिया वो हो जाएगी कोरुगेटेड। तो कोरुगेटेड भी किसकी बनी है? सेम एज माइल्ड स्टील डोर की होती है, यानी लेकिन इसकी जगह प्लेन जो माइल्ड स्टील की प्लेट्स हैं उसकी जगह हम शीट की जगह क्या यूज करते हैं? कोरुगेटेड शीट को यूज करते हैं। कोरुगेटेड शीट की खासियत क्या होती है? इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। कोई भी मटेरियल को आप कोरुगेट कर दोगे तो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। इसका एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो? अपने रूम पर भी कर सकते हो, घर पे। आपको कुछ नहीं करना, एक कागज लेना है, ठीक है। एक कागज को लेना है, इस तरह का आपका प्लेन कागज होगा, सामने से देखने पर ऐसा दिखाई देगा। उस कागज को आपको मोड़ के ऐसी शेप बना देनी है उसकी, ठीक है। उसकी मोड़ के ऐसी शेप बनाओगे और 2 कागज लोगे, दोनों सेम विड्थ के, ऐसी शेप बना दी और दोनों के ऊपर सपोर्ट्स लगाओगे ऐसे, ठीक है। फिर इसके ऊपर भार रखना चालू करोगे। भार का मतलब ऐसे बाटे मत रख देना या पत्थर मत रख देना। भार का मतलब इसके ऊपर माचिस की डिब्बी रख देना या फिर कुछ अपना छोटा सा कंपोनेंट रख देना और इसके ऊपर भी रखना चालू करना। अब देखना ये जल्दी बेंड हो जाएगा, गिर जाएगा, और इसके ऊपर जैसे रखने की कोशिश करोगे
ये 4-5 माचिस की डिब्बी तक का भी वजन लेकर चला जाएगा। ये एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है। दिस इज ए सिंपल एक्सपेरिमेंट फॉर चेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कोरुगेटेड मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ कोरुगेटेड शीट। तो ये आप करके देखना, मेरा सजेशन है आपको। तो ये हो गया मेरा कोरुगेटेड स्टील शीट डोर। नेक्स्ट हो गया होलो मेटल। तो होलो का मैंने आपको बता दिया, जहां पर आप होलो शीट प्रोवाइड करा दोगे इस तरह का डोर, वो मेरा कैसा हो जाएगा, होलो सेक्शन वाला डोर हो जाएगा। तो इसमें द रेल एंड स्टाइल एटसेट्रा आर स्ट्रेंथेंड बाय वेल्डिंग टी और आई सेक्शन इनसाइड। जो रेल्स वगैरह क्योंकि होलो है तो उसके अंदर स्ट्रेंथ कम आएगी, तो उनको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, वेल्डिंग करूंगा। आजकल जॉइंट्स जो हमारी नॉर्मल जॉइंट जो होते हैं ना, बोल्ट वगैरह की जगह हम क्या जनरली यूज करते हैं, वेल्डिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो जो एक कनेक्शन होता है ना, रिवेटेड कनेक्शन, पुराने आपने अगर रेलवे स्टेशन वगैरह गए हो तो ब्रिजेस के अंदर वहां पर क्या लगे होते थे पहले, इस तरह का अरेंजमेंट होता था कि एक इस तरह पाइप होती थी, यहाँ से भी मुड़ घूमी, यहाँ से थोड़ी ग्रूव बना होता था, यहाँ से ग्रूव बना होता था, ये बाइंड करके रखती थी, उसे बोलते हैं रिवेट। तो उसके बनने वाला कनेक्शन हो गया रिवेट कनेक्शन। एक हो जाता था बोल्ट और नट बोल्ट वाला कनेक्शन, बोल्टेड कनेक्शन, और एक कनेक्शन हो जाता है हमारा वेल्डिंग का। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, वेल्डिंग को यूज करते हैं डोर्स के अंदर। होलो ऑफ फ्रेम्स में कहीं भी किसी डोर में ही देखना, वहां पर साइड में वेल्डिंग की जाती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया मेरा मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर्स। नेक्स्ट इज माइन मेटल कवर्ड प्लाईवुड डोर। तो अंदर क्या होती है मेरी प्लाईवुड और बाहर क्या होती है, मेटल की पतली थिन शीट प्रोवाइड की जाती है, जो कि एकदम क्लोज्ड टाइट फिटिंग की जाती है। क्यों टाइट फिटिंग की है, ताकि एयर को हम एक्सक्लूड कर पाएंगे। एयर नहीं होगी तो अंदर जो प्लाईवुड है वो इग्नाइट नहीं हो पाएगी, मतलब जल नहीं पाएगी, जिससे ये एज ए फायर प्रूफ मटेरियल का भी काम करता है। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे डोर। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा, डोर्स के बारे में हमने आज काफ़ी कुछ पढ़ लिया। तो अगर कहीं कोई डाउट होता है तो सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर आप पोस्ट कर सकते हो। जो सजेशन है, लेक्चर अच्छा लगा, कहीं पर आपके सजेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप नीचे लिख सकते हो कि आप कौन सा टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना चाहते हो। ठीक है, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ऐसे आउट ऑफ सब्जेक्ट का मत बोल देना। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप टॉपिक या फिर उसमें डाउट सेशन का बोलना चाहते हो तो सिंपली आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कर सकते हो। तो होप सो यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही, तो एंड करते हैं।